हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो करंट इकोनॉमिक सर्वे आया है। हम आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं और कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे को हम एक एक करके देखेंगे। सभी लगभग 10-12 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज इसका जो पहला चैप्टर है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है द ड्रीम RAS, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इकोनॉमिक रिव्यू की हम बात करें, तो RAS का जो एग्जाम है, RAS के लिए तो ये सबसे मोस्ट हो जाता है। RAS बनने के लिए अपरिहार्य है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही है। इसके साथ साथ जो ट्रेंड चल रहा है, जो पिछली भर्तियों में, जो अन्य जो भर्तियां हैं, उनमें भी जो इससे जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं डायरेक्ट, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रत्येक एग्जाम जो 2023 में होने वाली है, उन सारी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप को अगर औरों से आगे बढ़ना है, औरों से आगे अपनी रैंक लानी है, तो उसके लिए नेसेसरी है कि आप जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है GDP और एक ये है अपना GSDP, ठीक है। तो GDP जो होती है वो देश की होती है। हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, हालांकि बहुत ही छोटी चीज है। और ये अपने स्टेट की बात हो रही है, तो ये होगी GSDP। कोई भी GSDP जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, दो आधार पे ये निकाला जाता है। और दो आधार इसके जो है वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रचलित मूल्य। GSDP को दो आधार पे मेजर किया जाता है, एक प्रचलित मूल्य और दूसरा होता है आधार या स्थिर मूल्य, जिसको हम बोल सकते हैं स्थिर मूल्य। और भारत में राजस्थान में जो निकाला जा रहा है वो स्थिर मूल्य में इसका जो वर्ष लिया जाता है वो 2011-12 लिया जा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP जो है वो दो आधार पे, दो मूल्यों पे निकाला जाता है। पहला प्रचलित मूल्य और दूसरा होता है स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य के अंदर जो वर्तमान मूल्य है उनसे तुलना होती है, और स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12, जिसके आधार पर इस सर्वे को निकाला जाता है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में बिना दोहरी गणना किए जो भी वस्तुएं सेवाएं हैं उनको बिना डबल बार गणना किए जिस अवधि की बात करें, निश्चित अवधि में उत्पादित, ये महत्वपूर्ण है, समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग। किसी अवधि विशेष में जो जिस अवधि की हम बात कर रहे हैं उस अवधि के अंदर समस्त वस्तुएं और सेवाएं, उनके जो मौद्रिक मूल्य है उनके योग को जो है वो क्या कहा जाता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्योंकि जब मेंस में हम बात करते हैं तो वहां तो अपने से इस टाइप की परिभाषा पूछी ही जाती है। आजकल प्री में भी जो है वो इस टाइप की परिभाषा पूछी जाने लगी। तो हमें पता होना चाहिए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो एक निश्चित अवधि, जिस अवधि की गणना की जा रही है, उस निश्चित अवधि में समस्त वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य का जो योग है वो क्या कहलाता है? GSDP कहलाता है। और दो प्रकार से, जैसे हमने बात की, तैयार किए जाते हैं, प्रचलित और स्थिर मूल्य। प्रचलित और स्थिर मूल्य पे तैयार किए जाते हैं। साथ ही दो अलग आधार भी इसको तैयार करने के होते हैं, एक सकल जिसको हम अभी ऊपर पढ़ रहे हैं, और एक होता है शुद्ध। तो सकल और शुद्ध दो आधार पे ये तैयार किए जाते हैं। मूल्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मूल्य के दृष्टिकोण पे भी 2000 आधार पे इसको तैयार किया जाता है। तो ये था अपना GSDP की परिभाषा कि GSDP होता क्या। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो GSDP है वो अलग अलग दोनों मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पे क्या रहा है और जो भारत का है वो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम GSDP राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का जो GSDP है, सबसे पहली चीज, हमें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये तीनों जो डेटा दे रखे हैं इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इन दोनों डेटा को फोकस करना है, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो शुरुआत के तीन है उनसे कोई मतलब नहीं। हमें ध्यान रखना है कि 21-22 में GSDP क्या था और 22-23 में GSDP क्या है। तो देखिए, ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया कि दो मूल्यों पे होता है, एक होता है प्रचलित मूल्य और एक दूसरा होता है कौन सा? स्थिर मूल्य। तो यहाँ हम किस पे बात कर रहे हैं? प्रचलित मूल्य पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 21-22 का देखेंगे। तो 21-22 में जो इसका था भारत राजस्थान का, वो था 12,18,193। देखिए, इसको हम करोड़ लाख उस टाइप से याद नहीं करके डायरेक्ट संख्या से याद करेंगे।
12-18-193 था, जो अब बढ़ के हो गया 14-13-620। 12-18-193 था, जो अब बढ़ के हो गया 14-13-620। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो 19.5%, पिछली बार 19.5% रही थी, लेकिन अब की बार 16.04%, 16.04% का अनुमान है। ये बात हो गई किसकी? राजस्थान की बात होगी कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है प्रचलित मूल्य पे 21-22 में थी 12-18-913, सॉरी 12-18-193, जो अब बढ़ के हो गई 14-13-620। पिछली बार 19.5% की प्रोग्रेस रही थी, और अब की बार ये जो प्रोग्रेस है वो 16.04%। ये 16.04% तो आपको याद होना ही चाहिए। और किस मूल्य पे हम बात कर रहे हैं? प्रचलित मूल्य पे बात कर रहे हैं। ये तो हो गई भारत की। अगर हम अखिल भारत की देखें, मैंने कहा ना भारत की जीडीपी होती है ना, तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा फैक्टर है, इसलिए हम इसको याद करेंगे। 236.64 लाख करोड़ भारत की कितनी थी? 236.64 लाख करोड़ थी। कब? ये वाली, यानी 21-22 में, जो अब हो गई कितनी? 273 करोड़, 273.07 करोड़ होगी। ये इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की जो है वो हमें बड़े डेटा में है, तो डायरेक्ट याद रखना है कि 12-18-193 थी, जो 14-13-620 हो गई। 19.5% की प्रोग्रेस थी, वो बढ़ के अब की बार जो है वो प्रोग्रेस रहने का जो अनुमान है वो 16.04% है। अगर भारत की हम जीडीपी को देखें तो 21-22 में 236.64 लाख करोड़ थी, 236.64 लाख करोड़ थी। अब की बार हो जाएगी 273.07 करोड़, 07 लाख करोड़, 273.07, 236 से बढ़ के हो गई कितनी? 273। अब प्रोग्रेस की हम बात करें तो ये भी थी कितनी? 19.5% थी पिछली बार। भारत की प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो 19.5% थी, अब की बार कितनी रहेगी? 15.04%। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिए दोनों की प्रोग्रेस बराबर थी पिछली बार, 19.5, लेकिन अब की बार राजस्थान की भारत से ज्यादा रहेगी। राजस्थान की जो वृद्धि दर है प्रचलित मूल्य की वो 16.04% रहेगी, जबकि भारत की जो है वो 15.4% रहेगी। ये दोनों जो डेटा है वो राजस्थान और भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी और जीएसडीपी को याद रखना है। अब एक बात आती है कि जैसे भारत की है 273.07 लाख करोड़ और राजस्थान की जो है वो है 14-13-620, ठीक है। तो ये जो 14-13-620 है, यानी जो राजस्थान वाली जीएसडीपी है वो भारत की जीएसडीपी का कितना है? 5.18% है। ये डेटा भी आपको याद रखना है। राजस्थान की जीएसडीपी भारत की जीएसडीपी की कितनी है? भारत की कितनी है? भारत की जो जीएसडीपी है उसका 5.18% राजस्थान की जीएसडीपी है, ये याद रखना है। तो ये हो गया अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद और जीडीपी भारत की, दोनों कौन से मूल्यों पे? प्रचलित मूल्यों पे। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है कि जो जीडीपी या जो जीएसडीपी जो भी होती है उसके 3 अलग अलग क्षेत्र माने जाते हैं। पहला कृषि क्षेत्र माना जाता है, दूसरा उद्योग माना जाता है और तीसरा सेवाएं माना। पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवाएं। जीडीपी जो होती है, चाहे वो किसी भी मूल्य पे हम निकाल रहे हैं, चाहे प्रचलित पे निकाल रहे हैं, चाहे अपन स्थिर मूल्य पे निकाल रहे हैं, प्रत्येक जो जीएसडीपी या जो जीडीपी है उसका एक मूल्य होता है, उसके जो क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र इसके माने जाते हैं। आपको याद रखने हैं। पहला प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान, यानी क्षेत्र जो है ना उनका योगदान यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि ये जो जीएसडीपी बनी है ये जीएसडीपी कौन से मूल्य पे है और इसमें किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो प्रचलित मूल्य पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रचलित मूल्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि। देखिए कृषि का जो है पिछली बार था 29.39% हिस्सा था, ठीक है। अब की बार कितना हो गया? 28.95%। कितनी हिस्सेदारी है? क्षेत्रवार योगदान कृषि का क्षेत्र कितना है? 28.95%। दूसरा है उद्योग, तो उद्योग का था 27.45 और अब हो गया 27.31। तीसरी बात करें सेवा, तो सेवा का था 43.16 जो अब हो गया 43.74। तो सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान की जीडीपी के अंदर, राजस्थान की जीएसडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 43.74%, ठीक है। अगर सेकंड हम बात करें तो दूसरा नंबर आता है कृषि का 98.95, 28.95%, ठीक है।
और तीसरा जो नंबर आता है वो आता है इंडस्ट्री का। अब कृषि के अंतर्गत क्या आता है, उद्योग में क्या आता है, सेवाएं क्या आता है, तो इनके लिए इकोनॉमिक सर्वे में अलग से पूरे चैप्टर दिए हुए हैं। वहां जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम एक एक को देखेंगे कि कृषि में क्या क्या चीजें आती है, उद्योग में क्या क्या चीजें आती है, क्या उनका रहा, तो वहां भी इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कृषि जो है उसका 29.39 था योगदान, जो अब की बार हुआ 28.95, यानी कम हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से उद्योग की अगर हम बात करें तो 27.45% था, जो अब की बार हो गया 27.31, और सेवाओं की बात करें 43.16 था, जो बढ़ के हो गया 43.74। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में सबसे ऊपर सेवा आएगी, दूसरे नंबर पे कृषि आएगी और तीसरे नंबर पे आएगा उद्योग। और दूसरी साथ साथ ये रखना है कि एक सेवा क्षेत्र ऐसा है, सेवा क्षेत्र ऐसा है जिसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। आपको देखिए साथ साथ सारे एंगल क्रिएट करने पड़ेंगे कि एक सेवा क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कौन से क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। बाकी दोनों में क्या हुई है, कमी हुई है। प्रतिशत में दोनों में क्या हुई है, परसेंट की बात कर रहे हैं कि जो जीएसडीपी में जो हिस्सेदारी है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो सेवा क्षेत्र के अलावा जो एरिया है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस सर्किल से देखें तो क्षेत्रवार संरचना वही चीज है, हमने बात करी कि एक तो भारत और एक राजस्थान, दोनों की यहाँ पे इन्होंने तुलनात्मक दे रखी है। तो पहले हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कृषि क्षेत्र का योगदान अभी हमने पीछे पढ़ा 28.95% हो गया। कितना हो गया, 28.95। अगर राजस्थान के सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो 43.74, 28.95, 43.74, और तीसरा था उद्योग 27.31%। तो ये तीनों के तीनों सेक्टर तो हो गए राजस्थान के। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत का कृषि क्षेत्र था 18.11% हो गया। कृषि का योगदान भारत की जीएडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 18.11%। इसी तरह से अगर हम सेवा सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस का है 53.41%। ठीक है, और अगर हम उद्योग की बात करें तो 28.48%। तो ये तीनों का अलग अलग अपने को याद रखना है, लेकिन सामान्य तौर से भारत की भी पूछ ली जाती है क्योंकि ये मेजर डेटा है, तो भारत का भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अखिल भारतीय का जो है ना वो कृषि के क्षेत्र में योगदान 18.11% रहा है जीडीपी में। इसी तरह से अगर सेवा सेक्टर की बात करें तो 53.41% रहा है। अगर हम उद्योग की बात करें तो 28.48% रहा है। यही भारत राजस्थान की बात करें तो 28.95, 43.74 सेवा सेक्टर का, और उद्योग का 27.31%। ये क्षेत्रवार योगदान हो गया जीएसडीपी में। और वो भी कौन से मूल्य की हमने बात करी, प्रचलित मूल्य पे। ये ध्यान रखना है किस मूल्य पे है, ये प्रचलित मूल्य पर ये जो है वो सारे के सारे सेक्टर वाइज योगदान हमने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब जब हमने प्रचलित मूल्य पढ़ा तो अब हम पढ़ेंगे अगला स्थिर मूल्य। देखिए वो सारी चीजें जो उधर रही वही स्थिर मूल्य पे भी रहेंगी। एक बात आपको ध्यान रखना है कि स्थिर मूल्य हमेशा जो प्रचलित मूल्य है उससे क्या रहेगा, प्रचलित मूल्य से हमेशा कम आएगा ये। ठीक है, क्योंकि पुरानी रेटों के साथ इसकी तुलना की जाती है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, या दो चीजें अगर आपको सब लगभग सेम लग रही है तो वहां हम इस चीज को टैली कर सकते हैं। वही चीज है, सबसे पहले हम जीएसडीपी देखेंगे राजस्थान की। पहले हमने किस पे देखी, पहले हमने देखी प्रचलित मूल्य पे, और अब हम देखेंगे किस पे, स्थिर मूल्य पे। और स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो याद रखना है। आधार वर्ष क्या है, 2011-12। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष 2011-12 वही है। शुरुआत की तीनों चीजों को आपको कोई मतलब नहीं है, अध्ययन नहीं करना है, लेकिन अंत की दोनों चीजों का आपको डेटा याद रखना है। तो 21-22 में जो राजस्थान की जीएसडीपी थी वो रही 73-89-22, 73-89-22। देखिए वहां 12 था और यहाँ कितना है, 7 है, तो कम है ना। 73-89-22 थी, जो अब बढ़ के हो गई 79-94-49, 79-94-49। ठीक है, आपको ये डेटा तो महत्वपूर्ण है, ये तो याद रखना ही है, ये तो आपको याद रखना है। वहाँ जो अपने पीछे जो देखा अभी अपन ने बात करी तो यहाँ 14-13-620 हो गई थी, और यहाँ जो जीएसडीपी है वो हो गई 79-94-49। ठीक है, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पिछली बार 11.36% की प्रोग्रेस थी और अब की बार 8.19% की प्रोग्रेस है। देखिए अलग है, वहाँ 16.04% की प्रोग्रेस थी, तो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये 2011-12 के मूल्यों पर जो जीएसडीपी है उसका अनुमान लगाया जाता है। तो 8.19%
जीएसडीपी 8.19% प्रोग्रेस बता रहे हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की देखो 14, 73, 55, 15 हो रही है। तो वो जैसे हमने वहां उस चीज को क्लियर किया था उसी तरह से यहाँ करेंगे तो 147.35 लाख करोड़ कब थी ये? 147.35 लाख करोड़ कब थी? 2021-22 में। और अब हो गई कितनी? ये 157.60 लाख करोड़, 157.60 लाख करोड़, ये हो गई भारत की जीडीपी 157.60 लाख करोड़। और पिछली बार 8.7% की प्रोग्रेस थी और अब की बार ये जो प्रोग्रेस है वो कितनी बताई जा रही है? 7% की बताई जा रही है। तो भारत की जो प्रोग्रेस है उससे राजस्थान की प्रोग्रेस क्या है? ज्यादा है, 8.19% बता रहे हैं, जबकि भारत की कितनी बता रहे हैं? 7% बता रहे हैं। राजस्थान की एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान की जो स्थिर मूल्य पे जीएसडीपी है वो 73, 89, 22 थी 2021-22 में, और अब ये बढ़ के हो गई 79, 94, 49, 79, 94, 49। पिछली बार 11.36% की प्रोग्रेस थी, अब की बार 8.19% की प्रोग्रेस है। ठीक है, कौन से मूल्य पर बात कर रहे हैं? स्थिर मूल्य पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से भारत की जीडीपी की अगर हम बात करें तो 147.35 लाख, 147.35 लाख करोड़ जो है वो जीडीपी थी, जो अब बढ़ के हो गई 157.60 लाख करोड़ का अनुमान है। पिछली बार 8.7% की प्रोग्रेस थी और अब की बार 7% की प्रोग्रेस है। यानी राजस्थान की जो प्रगति है वो भारत से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब देखिए हमने पीछे देखा था कि जीएसडीपी जो भारत की है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी का अगर हम देखें जीडीपी में, तो भारत के राजस्थान का जो रहा है वो रहा है कितना? 79, 94, 49। और ये जो है वो भारत की ये जो जीडीपी है 157.60 लाख करोड़, इसमें 5.07% हिस्सेदारी कितनी है? 5.007% हिस्सेदारी इसमें रही है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है विशेष तौर से कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जो जीएसडीपी है उसकी अगर स्थिर मूल्य पर हम देखें तो 5.07% हिस्सेदारी है। और अगर इसी को हम प्रचलित मूल्य पर अगर बात करें कि भारत की जो जीडीपी है उसका उसमें प्रचलित मूल्य में योगदान तो 5.18%। कितना रहा? 5.18%। ये दोनों डेटा आपने को याद रखना है। राजस्थान की जो हिस्सेदारी है ना भारत की जीडीपी में वो प्रचलित मूल्य में तो कितनी है? 5.18% है, और इसमें कितनी है? स्थिर मूल्य में 5.07% है। ठीक है, अब जिस तरह से हमने पीछे देखा कि जो क्षेत्रवार योगदान की अगर हमने बात करी तो यहाँ एक बार हम क्षेत्रवार योगदान की बात करेंगे। अब हम इसका क्षेत्रवार योगदान हम देखेंगे तो वही तीन चीजें प्रत्येक का मैंने बताया, चाहे सकल घरेलू उत्पाद जो है वो प्रचलित मूल्य पे हो चाहे स्थिर मूल्य पे। यहाँ हम स्थिर मूल्य की बात करेंगे तो सेक्टर 3 ही होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवाएं। तो वही देखना है कि कृषि क्षेत्र का योगदान 29.22% लगी है, लगभग सेम रहेगा। 29.22% था जो अब की बार हो गया 28.50%। इसमें भारत की राजस्थान की जो जीएसडीपी है उस जीएसडीपी में जो क्षेत्रवार योगदान है तो उसमें जो क्षेत्रवार योगदान के अंतर्गत अलग अलग 3 सेक्टर हैं। तो उस पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर यानी कृषि, तो उसके अंदर पिछली बार था 29.22%, अब की बार रहेगा 28.50%। क्षेत्रवार योगदान कितना रहेगा? 28.50%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज में से। उद्योग की अगर हम बात करें तो 28.17 था जो अब हो गया 27.76%। अगर सेवाओं की बात करें तो 42.61 था, अब हो गया 43.74%। ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किस सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का है, दूसरे नंबर पे कृषि आता है और तीसरे नंबर पे उद्योग आ रहा है। और एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि जो प्रचलित मूल्य है, हमने पीछे पढ़ा है कि प्रचलित मूल्य पे जो सर्विस सेक्टर का योगदान है और स्थिर पे, प्रचलित और स्थिर दोनों पे जो सेवा क्षेत्र का योगदान है इस सेक्टर की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 43.74 रहा, यानी दोनों का बराबर रहा है। तो कई बार सेंटेंस दे दिया जाता है और ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाता है, तो वहां अपने को ध्यान रखना है कि जो सर्विस सेक्टर का योगदान है वो प्रचलित मूल्य पे भी 43.74 है और जो स्थिर मूल्य है स्थिर मूल्य के ऊपर भी 43.74 है। दोनों में योगदान जो है वो सेम रहा है। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से देख लीजिए। स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी है उसके क्षेत्रवार योगदान की हम बात कर रहे हैं। 29.22 था पिछली साल जो अब की बार हो गया 28.50
50। किसका? कृषि क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र का 28.17 था, जो हो गया 27.76। और सेवा क्षेत्र का था 42.61, जो बढ़ के हो गया 43.74। सेवा क्षेत्र का जो है योगदान है वो प्रचलित मूल्य पे और स्थिर मूल्य पे, दोनों पे क्या है? समान है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के डेटा जो है वो कैंडिडेट को फंसाने के लिए यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रवार योगदान। अब देखिए स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार विकास दर की हम बात कर लेते हैं कि भाई जैसे कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र है, तो उनमें किस किस तरह से क्या प्रोग्रेस रही उसकी हम भी बात करेंगे। वो तो था योगदान कि जीएसडीपी में योगदान कितना रहा। अब ये यहाँ पे है क्या? प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपको ये प्रोग्रेस याद रखनी है कि अब की बार कृषि क्षेत्र में जो प्रोग्रेस रही वो 5.22% रही, उद्योग क्षेत्र में 6.32% और सेवा क्षेत्र में 10.74% की प्रोग्रेस रही। तो वही चीज है, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में रही, दूसरा नंबर किसका रहा? उद्योग का रहा, और तीसरा नंबर कृषि का रहा। तो विकास दर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये सीक्वेंस बदल जाएगा, कृषि 3 नंबर पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम हिस्सेदारी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कृषि 2 नंबर पे आएगा और सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जो है 27.76% के साथ तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि 43.74 रहा, तो 5.22% वृद्धि हुई किसमें? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? 5.22%। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि की हम बात करें तो 6.32% उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई। और अगर सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में 10.74% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? 10.74% की वृद्धि हुई। ये डेटा जो है आप 1-2 बार 2-3 बार जब इसको देखोगे, बार बार रीड करोगे, तो आपको जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और ये जो डेटा है उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको विशेष तौर से 1-2 बार देख के याद करनी है। परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इनका। ठीक है, फिर है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला टॉपिक है, हमने पहले जीएसडीपी को पढ़ा और अब है क्या? प्रति व्यक्ति आय। तो अब हम प्रति व्यक्ति आय को पढ़ेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। तो हमें जो जैसे हमने बात करी थी कि जीएसडीपी 2 टाइप से होती है, उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय भी 2 प्रकार की होती है। 2 आधार पर निकाली जाती है, पहला स्थिर मूल्य और दूसरा प्रचलित मूल्य। वही दोनों टाइप्स में ये होती है। और प्रचलित में जो होगी वो तो होगी ज्यादा और स्थिर वाली होगी वो क्या होगी? कम। हम भारत की भी देखेंगे यहाँ पे और राजस्थान की भी देखेंगे। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं 2011-12 के मूल्यों पे, यानी स्थिर मूल्य की हम बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की जो है वो स्थिर मूल्य पे बात कर रहे हैं। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है वही है, शुरू के तीनों से कोई मतलब नहीं है, हमें ये दोनों याद रखने हैं। 21-22 में थी 80,545 रुपए वार्षिक। देखिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 80,545 थी, जो वर्तमान में यानी 22-23 में जो अनुमान है वो है 86,134 रुपए। 80,545 रुपए से बढ़ के जो इनकम है वो हो जाएगी 86,134 रुपए। और ये 86,134 रुपए जो इनकम है, इसको आपको विशेष तौर से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो अमूमन यही पूछा जाता है कि 22-23 की जो है वो इनकम कितनी है। हालांकि आप 80,545 को भी याद रखें ताकि हमें अनुमान रहे। तो 86,134 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे, कौन से मूल्य की बात कर रहे हैं? स्थिर मूल्य की बात कर रहे हैं, 86,134 रही है। ठीक है, अब हम प्रोग्रेस की बात करेंगे पहले। तो प्रोग्रेस की बात करें तो पिछली बार 10.12% की वृद्धि हुई थी और अब की बार 6.94% की वृद्धि। ये याद रखना है, 6.94%। राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 80,545 से बढ़ के 86,134 हो गई, 6.94% की वृद्धि के साथ। कितनी प्रोग्रेस इसमें हुई है? 6.94% की वृद्धि, जबकि पिछली बार थी 10.12% की प्रोग्रेस थी। ठीक है, अब ये तो हो गई राजस्थान की। अब भारत की देखेंगे। भारत की है 91,481 रुपए। पिछली बार कितनी थी? 91,481 रुपए थी, जो अब बढ़ के कितनी होगी? अब हो गई है 96,522। 91,421 आपको ध्यान रखना है, 91,481 से बढ़ के हो गई 96,522। और ये जो प्रोग्रेस है, इसमें जो प्रोग्रेस रही वो कितनी रही? तो वो 5.5%, 5.5%, 5.5% की इसमें क्या रही है? प्रोग्रेस रही है। तो ये किस मूल्य पे हम बात कर रहे थे? प्रचलित मूल्य पर हम बात कर रहे थे।
तो ये हमने देखा किस पे, ये हुआ अपना स्थिर मूल्य पे। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। तो अगला है प्रचलित मूल्य पे। प्रचलित मूल्य पे राजस्थान और भारत की प्रति व्यक्ति आय को हम डिफाइन करेंगे। तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित मूल्य पे 21-22 में थी 1,35,962 रुपए। 1,35,962 रुपए, 1,35,962। 1,35,962 से बढ़ के अब की बार जो है वो हो गई है 1,56,149। 1,35,962 थी पिछली बार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, और अब हो गई 1,56,149। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय। और अगर इसकी प्रोग्रेस को हम देखें तो 14.85%। ये याद रखना है कि ये जो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित मूल्य पे जो प्रगति रही है वो कितनी रही है, 14.85% रही है। ठीक है, उसके बाद हम भारत की देखेंगे तो भारत की थी 1,50,007 रुपए पिछली बार, 1,50,007 रुपए थी, और अब होगी 1,17,620। 1,50,007 रुपए थी, उससे बढ़ के हो गई 1,17,620 रुपए। और इसकी जो प्रोग्रेस रही वो रही है कितनी, 13.7%, 13.7%। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि प्रति व्यक्ति आय उसको हमने दो आधार पे किया है। पहला जो था वो स्थिर मूल्य पे, और दूसरी थी वो प्रचलित मूल्य पे। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग है, तो दोनों की अपने को संख्या याद रखनी है और दोनों की अपने को जो प्रोग्रेस है वो याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है कि वर्ष के दौरान, सकल स्थायी पूंजी निर्माण की हमें परिभाषा का पता होना चाहिए कि वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसंपत्तियां, उत्पादनकर्ता जो भी परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है और उसमें से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटाने के बाद गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। यानी जिस गणना अवधि की हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल जो परिसंपत्तियां सृजित की गई है उनमें से हम घटा देते हैं कौन सी, निस्तारित परिसंपत्ति को। सृजित में से निस्तारित को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और उसके बाद में ऐसी कोई परिसंपत्तियां जो गैर उत्पादित परिसंपत्तियां थी उनका अगर उत्पादन गतिविधियों में उपयोग किया जाता है तो उनको जोड़ देते हैं और उसकी जो कीमत है उसके आधार पर मापा जाता है। तो राजस्थान की 21-22 के अंत में जो हमें डेटा मिला है, 21-22 के अंत में कुल जो परिसंपत्तियां थी वो थी कितनी, 3,46,844 करोड़, 3,46,844 करोड़। और ये राजस्थान की जीएसडीपी का 28.47% थी। ये याद रखना है। देखिए दो चीजें याद रखनी है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है वो कितना था, 3,46,844 करोड़, 3,46,844 करोड़ था, जो जीएसडीपी का 28.47% है। ये मेन चीज है, ये बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएसडीपी का कितना है। तो जीएसडीपी का कितना है, 28.47% है। अब इसको दो पार्ट में, जो भी परिसंपत्तियां होती है वो दो भागों में बांटी जाती है, एक निजी परिसंपत्ति और एक सार्वजनिक परिसंपत्ति। दोनों का अलग अलग योगदान होता है। तो ये जो टोटल है इसमें दो हिस्से हो गए, एक निजी हो गया और एक सार्वजनिक हो गया। तो 76.19% तो किसमें आएगा, निजी हिस्सेदारी में। कि ये जो परिसंपत्तियां हैं उसमें से 76.19% तो निजी थी और 23.81% जो थी वो किसकी थी, सार्वजनिक या सरकार की। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण बस इतनी बातें कि जो सृजित परिसंपत्तियां हैं उसमें से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटा देते हैं, और ऐसी कोई परिसंपत्तियां जो गैर उत्पादित थी उनको वास्तव में उत्पादन गतिविधियों में उपयोग किया गया है तो उनकी कीमत के आधार पर उनको मापा जाता है। अगर 21-22 के डेटा हम देखें तो 3,46,844 करोड़ थी, जो जीएसडीपी का 28.47% थी। इसमें से निजी क्षेत्र की जो संपत्ति थी वो 76.19% थी, और सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की थी वो 23.81% थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सकल स्थायी पूंजी निर्माण। अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे मूल्य सांख्यिकी। अब हम बात करते हैं मूल्य सांख्यिकी की। तो जो वस्तुएं और सेवाओं के मूल्यों स्तर में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके मूल्य में जो परिवर्तन होता है उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में दो प्रकार के मूल्य सूचकांक जो है वो तैयार किए जाते हैं। एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और
थोक मूल्य सूचकांक, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो किसको मापता है, खुदरा मूल्य को मापता है, और थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि इसका नाम है वो थोक स्तर के मूल्य को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को फिर 4 प्रकार में अलग से डिवाइड कर लिया जाता है, 4 प्रकार, अलग प्रकार से 4। तो थोक मूल्य सूचकांक तो एक ही प्रकार का होता है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो एक एक को हम देखेंगे। देखिए हम एक बार फिर से देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक ये किसको मापता है, थोक मूल्य को मापता है, थोक मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो किसको मापता है, खुदरा वस्तु या सेवाओं के जो खुदरा मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका मापन करने के लिए यूज किया जाता है। 4 प्रकार का होता है, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल और सीपीआई आरयू एंड सी। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्री वर्कर्स, कृषि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एएल का मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके लिए यानी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तीसरा है सीपीआई आरएल यानी ग्रामीण श्रमिक, रूरल लेबर, ग्रामीण श्रमिकों के लिए। और चौथा है आरयू एंड सी, ग्रामीण और शहरी, ठीक है, रूरल एंड अर्बन और संयुक्त। तो ये जो है वो 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। ये 3 को आप अलग रखो, आईडब्ल्यू, एएल और आरआई, ये जो है वो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा, श्रम ब्यूरो शिमला। ऊपर के जो तीनों के तीनों हैं वो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। वहीं ये जो चौथे वाला है सीपीआई आरयू एंड सी, ठीक है, ये एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, एनएसओ द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि 4 प्रकार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, उसमें से 3 प्रकार के आईडब्ल्यू, एएल और आरएल, ये तो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, श्रम ब्यूरो शिमला तैयार करता है। और जो सीपीआई आरयू एंड सी जो है वो एनएसओ द्वारा तैयार किया जाता है। तो अब हम आगे जो है वो एक एक करके इनको जो मूल्य सूचकांक है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जो मूल्य सूचकांक है वो है थोक मूल्य सूचकांक, WPI जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इसका जो आधार वर्ष है वो 1999, 2000 बराबर 100 है। सबसे महत्वपूर्ण अगर वो चीज है थोक मूल्य सूचकांक में वो यही है। तो इसका जो आधार वर्ष है वो 1999, 2000, 100 है, ठीक है। ये क्या करता है कि व्यापक रूप से जो मूल्यों के जो उतार चढ़ाव है उसको व्यक्त करता है, यानी थोक मूल्य के उतार चढ़ाव को ये व्यक्त करने वाला सूचकांक है। ये विभिन्न वस्तु समूह के मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन के पर्यवेक्षण में भी, यानी अलग अलग वस्तुओं के जो मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसके पर्यवेक्षण में ये सूचकांक उपयोगी होता है। अब सबसे मेन चीज ये है कि ये मासिक आधार पर तैयार की जाती है। ये देखिए इस तरह से जब मूल्य सूचकांक से आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह टाइप से पूछा जाएगा कि अलग अलग 4 ऑप्शन देके और गलत कौन सा है या फिर उनमें से सही कौन कौन सा है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो ये कौन से भावों को व्यक्त करता है, थोक भाव, ठीक है। दूसरा इसका जो आधार वर्ष है वो 1999, 2000 है, ठीक है। तीसरा है कि ये जो है वो मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, वार्षिक नहीं बल्कि हर महीने ये तैयार किए जाते हैं। और इनको तैयार करने में 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और इन ये जो 154 वस्तुएं हैं उनको 3 प्रकारों में किया जाता है, विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार की माना जाता है। 154 टोटल वस्तुएं कितनी होती है जिनकी गणना के आधार पर इसको किया जाता है, तो वो तो होती है 154। अब इसमें 3 प्रकार के, पहली है प्राथमिक वस्तु समूह है जिसमें 75 वस्तुएं आती है, ठीक है। दूसरी है विनिर्मित उत्पाद समूह है जिसमें 69 वस्तुएं आती है। और तीसरी होती है ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेह, उसमें 10 वस्तुएं आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 154 वस्तुओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिक में है, दूसरा नंबर विनिर्मित उत्पाद समूह में है, और तीसरा नंबर जो है वो किसका है, ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेह का है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस से होगी। टोटल 154 वस्तुओं के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। कितनी वस्तुओं के आधार पर, 154 वस्तुओं के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब ये जो तीनों वस्तुएं हैं उनके लिए अलग अलग भारांकन, संख्या तो हमने देख ली, संख्या हमने अगर देखी तो पहले हमने सबसे पहले देखी 75, दूसरे में देखी 69 और तीसरे में देखी 10, और टोटल 154 वस्तुएं हो गई। ये तो हमने देख ली कि 154 वस्तुओं के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, लेकिन इनका जो भारांकन है वो अलग अलग है।
प्राथमिक वस्तु समूह का भारांकन है 33.894, विनिर्मित उत्पाद समूह का है 49.853 और ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेह का 16.253। तो संख्या के आधार पर जब हमने इनका सीक्वेंस निकाला था तो संख्या के आधार पर सीक्वेंस 1 2 3 निकला था, लेकिन अगर इसके आधार पर हम निकालेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर के प्राथमिक वस्तु आएगी और 3 नंबर पे आएगा ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेह। तो भारांकन के हिसाब से हम देखें तो 1 नंबर विनिर्मित उत्पाद का आएगा, 2 नंबर प्राथमिक वस्तु समूह, तीसरा ईंधन और शक्ति का। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद रखना है, ठीक है। संख्या के हिसाब से ये क्रम से ही चलेगा। अगर हम अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक को देखें वर्ष के 21 में तो 135 था और 135 से बढ़कर ये 2022 में नवंबर, क्योंकि मासिक निकाला जाता है ना, तो 151.3 हो गया। कितना हो गया? 151.3 और ये 12.07% की इसमें कितनी होगी? वृद्धि। आपको ये याद रखना है कि जो WPI है, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक जो है वो 135 था, वो बढ़ के हो गया 151.3 और 12.07% की इसमें क्या रही? वृद्धि रही। ये नवंबर 22 तक के आंकड़े इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये था अपना थोक मूल्य सूचकांक का मेन जो बातें थी वो। अब अगर हम यहाँ अलग अलग इसको देखें तो प्राथमिक वस्तुओं के हिसाब से देखें तो 378.22 था। देखिए 3 प्रकार हमने बताया प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन शक्ति प्रकाश और उपस्नेह और तीसरा विनिर्मित उत्पाद। तो प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उनके हिसाब से देखें तो 378.22 था, जो बढ़ के हो गया 415.73, यानी 9.92% की वृद्धि इसमें हुई। कितनी हुई? 9.92% की वृद्धि हुई प्राथमिक वस्तु समूह में। थोक मूल्य सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। अगर ईंधन शक्ति प्रकाश व उपस्नेह की हम बात करें तो 569.93 था, जो 576.77 हो गया, 1.20% की वृद्धि हुई। और विनिर्मित उत्पाद समूह की हम बात करें तो 285.65 था, जो 302.49 हो गया, 5.90% की वृद्धि होगी। तो ये तो प्रत्येक वस्तु समूह के आधार पर, और अगर कंप्लीट अगर हम देखें तो 363.23 था, ठीक है, राजस्थान का, जो 385.45 यानी 6.12% की वृद्धि हुई। ये राजस्थान वाला आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने जो पहले अध्ययन किया 12.07%, 135 से बढ़ के 153 वाला, वो किसका था? भारत का था। और ये किसका है? राजस्थान का। तो राजस्थान का आप कंबाइंड याद रख लें कि 363.23 था, जो 385.45 यानी 6.12% की वृद्धि होगी। राजस्थान की जो विनिर्मित जो थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष क्या है? 1999 2000 बराबर 100, 363.23 था, जो बढ़ के हो गया 385.45 यानी 6.12% की इसमें क्या होगी? प्रोग्रेस होगी। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखेंगे WPI के बाद में। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तु और सेवाओं के खुदरा मूल्यों को सामान्य स्तर में परिवर्तनों को मापन के लिए तैयार किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के कौन से मूल्य की बात कर रहे हैं? यहाँ पे खुदरा मूल्य की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था WPI, ठीक है। तो ये क्या करता है? थोक मूल्य का मापन करता है, जबकि जो CPI है वो कौन से मूल्य का मापन करता है? खुदरा मूल्यों का मापन करता है, ठीक है। ये उन मूल्यों का मापन करता है उन वस्तु और सेवाओं के लिए जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग करने के लिए खरीदा गया, ठीक है। और सबसे मेन चीज है कि सरकार मुद्रास्फीति के मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक ध्यान करे। हाँ, हालांकि WPI पे भी ध्यान केंद्रित करती है सरकार, लेकिन ज्यादा जो ध्यान है वो किस पे केंद्रित करती है? सरकार के द्वारा किस पे केंद्रित किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे केंद्रित किया जाता है। किस चीज के लिए? मुद्रास्फीति के मापन, महंगाई दर के मापन के लिए यूज किया जाता है। अब जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये 4 प्रकार का होता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए और ग्रामीण, शहरी व संयुक्त हेतु। CPI IW इंडस्ट्री वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स और जो कॉमन वाला। तो हमने पहले बात की कि ये 3 जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा। जो शुरू के जो 3 है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है इन तीनों को। वही ये जो चौथा है वो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हो गए
4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगले हम बात करेंगे, सबसे पहले अब एक एक को पढ़ेंगे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईएल इंडस्ट्रियल लेबर यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक। जो पहला हमने बात की, देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा, जो औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा है उनके द्वारा तो एवरेज रूप में जो वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, और कौन कौन सी चीजें, वस्तुएं और सेवाएं, दोनों की हम बात करेंगे इसमें। वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग किया जाता है उनके अंदर जो होने वाला जो सामयिक परिवर्तन है, समय समय के जो परिवर्तन होते हैं उनको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे मेन चीज, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए सरकार के द्वारा इसका यूज किया जाता है। महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने पहले बात करी कि सरकार जो है वो सीपीआई का यूज किसमें करती है, मुद्रास्फीति मापन के लिए। तो जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो कार्मिक हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है उसका निर्धारण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आधार वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई आईएल जिसको हम कहते हैं IW, उनका है 2016-100। ये मेन चीज आपको याद रखना है। और किसके द्वारा तैयार किया जाता है, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। आधार वर्ष जरूर याद रखना, आधार वर्ष इनका 2016-100 महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए यूज होता है। वस्तु और सेवाओं दोनों के अंदर होने वाले सामयिक परिवर्तन को इसमें इंगित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये निकालने के लिए पूरे देश में 88 चयनित केंद्र है, औद्योगिक जो सेवा केंद्र है। ये सीपीआई IW निकालने के लिए टोटल कितने केंद्र हैं, 88 केंद्र हैं, जहां से श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा डेटा का संकलन किया जाता है। और राजस्थान में 3 केंद्र हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। आपको याद रखना है कि सितंबर 2020 से जो है ना, पहले अलवर की जगह किसका यूज किया जाता था, अजमेर। राजस्थान में कौन सा केंद्र था, अजमेर था, सितंबर 2020 से पहले। ठीक है, और सितंबर 2020 से पहले इसका जो आधार वर्ष था वो भी क्या था, 2002 था। आधार वर्ष क्या था, 2002 था। लेकिन सितंबर 2020 में इसमें 2 चेंज किए गए। पहला ये कि राजस्थान में जो भारत में 88 जो सेंटर है उनमें से 3 राजस्थान में है, तो अजमेर की जगह किसको स्थापित किया गया, अलवर से। तो अब अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर 3 केंद्र हैं। ठीक है, सितंबर 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016-100, इसका आधार वर्ष अब क्या है, 2016-100। ये कब से किया गया, सितंबर 2020 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, और अजमेर केंद्र के स्थान पे अब किस केंद्र को सम्मिलित किया गया, अलवर केंद्र को सम्मिलित किया गया है। ये ध्यान रखना है, पूरे भारत में 88 केंद्र हैं और राजस्थान में 3 है। राजस्थान में कितने केंद्र है, 3 है। ये मोस्ट है, क्योंकि भारत का भी नहीं पूछे तो नहीं पूछे, लेकिन राजस्थान का जरूर पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या रहा है। आधार वर्ष वही 2016-100, ये चीज याद रखनी है। तो अलग अलग सेंटर्स के लिए अलग रहा, जैसे अलवर, तो अलवर के लिए रहा है 4.38% वृद्धि रही है, 126.2 रहा। कितना रहा, 126.2 रहा। और प्रोग्रेस कितनी रही, 4.38%। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो 126.7 रहा, प्रोग्रेस कितनी रही, 6.92%। जयपुर की अगर हम बात करें तो 122.8 रहा है और प्रोग्रेस कितनी रही, 6.04%। अखिल भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत का रहा 128.9 रहा और 5.66% किसमें क्या रही है, वृद्धि रही है। तो ये डेटा इतने मोस्ट नहीं है और इतने याद रखना भी संभव नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर याद रखना है कि तीनों सेंटर कौन कौन से हैं और अखिल भारत का जो डेटा है वो क्या रहा, तो 128.9 रहा, 5.66% किसमें क्या रही, वृद्धि रही। ठीक है, ये होगा इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए। अब है कृषि श्रमिकों के लिए, AL, CPI AL। ठीक है, सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, इसका जो आधार वर्ष है वो 1986-87 है। 1986 आधार वर्ष से क्वेश्चन जरूर पुट होता है। आधार वर्ष है वो 1986-87 है। और इसमें जो कृषि श्रमिक हैं उन कृषि श्रमिकों के जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आधार पे तैयार किया जाता है। आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है कि राजस्थान का जो है वो सामान्य सूचकांक 1237 है। कितना है, 1237। तो पिछली बार कितना था, 1151। 1151 से बढ़ के कितना हो गया, 1237।
वहीं अगर भारत की दृष्टि से देखें तो 1092 था, जो बढ़ के हो गया 1149। बस यही दोनों चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त, यानी कॉमन वाला जो है जिसकी हमने अभी बात करी है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो नवीन आधार वर्ष है वो कौन सा है? 2012 के आधार पर जनवरी 2011 से इसको जारी किया जाता है। तो आपको इसमें जो है वो दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इसका आधार वर्ष जो है वो क्या है, इसका आधार वर्ष 2012 है और 2011 से जारी किए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसएस द्वारा इसको जारी किया जाता है। जबकि दूसरे जो है उनको जारी किसके द्वारा किया जाता है? श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हमारा जो है वो पहला चैप्टर था। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें डेटा देखते हैं। तो ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी हमने बात करी, इसका आधार वर्ष 2012-100 है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो राजस्थान की हम बात करें तो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले ग्रामीण, तो ग्रामीण के लिए 168.71 रहा है, ठीक है। शहरी 167.69, और अगर संयुक्त की देखें, दोनों की संयुक्त की देखें तो 168.35 रहा है। ये तो राजस्थान की आपको याद रखनी है। 168.71 ग्रामीण रहा है, 167.69 शहरी रहा, और कॉमन को हम देखें तो 168.35 रहा है, ठीक है। वही भारत में ग्रामीण क्षेत्र की देखें तो 172.76 रहा है। अखिल भारत की शहरी है वो 170.75 रहा है, और जो संयुक्त है वो 171.83 रहा है। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। तो ये जो है वो मूल्य सांख्यिकी चारों आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम जो है वो बहुत जल्दी लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।